नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज हम पढ़ेंगे कफन कहानी। और थोड़ा डिले हो गया था पिछले प्रोग्राम कि आपके पास लाइव नहीं आ पाए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। आज से हम जो है परीक्षाओं में 3 पार्ट मानो कि एक तो साहित्य चलता है, अपने कुछ व्याकरण वगैरह, उसके बाद में आपका काव्य शास्त्र है, और एक गद्य पद्य की रचनाओं का जो पार्ट है, आज हम उस पार्ट को गद्य पद्य की रचनाओं के पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ कहानियां लगी होती है, कुछ अपने पद्य भाग है। इनको पढ़ते हुए फिर आगे जैसे जैसे अपना टाइम मिलेगा और क्लासेज मिलेगी और आपका एग्जाम आते आते शायद हो सके सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहे तो हम लोग इसको पूरा सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो आए हुए क्वेश्चन उनके आधार पर पढ़ेंगे। जैसे मैंने पढ़ करके अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग और अभी कॉलेज लेक्चरार में इनमें जो सिलेक्शन हुआ है उसी के आधार पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर और भी आप लोगों को कहीं लगे कि हमें और भी आवश्यकता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जो मुझे आता है मैं बताऊंगा, नहीं आता हूँ मैं अपने गुरुदेव से पूछ के बताऊंगा। और भी नहीं मिलेगा कहीं तो मैं किताबें दे करके आप लोगों को संतुष्टि कराने की, या मुझे जितना मिलेगा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हिंदी माँ का जो आशीर्वाद है वो मैं आप लोगों को उससे रूबरू कराना चाहता हूँ, या आप लोगों को भी उससे। इसी के साथ आज हम अपनी कहानी पढ़ेंगे, कफन कहानी। और कफन कहानी का नाम सुनते ही आपके जहन में प्रेमचंद जरूर आया होगा, क्योंकि अगर जो हिंदी का विद्यार्थी है उसे कफन सुनते ही प्रेमचंद का नाम आता है। और आज हम सीधा इस कहानी को पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अदर कोई पीसीएस एग्जाम हो, यूपीएससी हो, मतलब यूपीएससी तो क्या पता, लेकिन पीसीएस हो, अदर स्टेट के कोई से भी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के, आप आराम से पढ़ो, आराम से देखे आओ और इससे मिलाओ। इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कक्षा पढ़ने के बाद में हम कल जो दूसरी कक्षा लेंगे हम इसके क्वेश्चन पे और कुछ थोड़ा बहुत इस कहानी के बारे में कुछ विद्वानों ने, जैसे राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, और भी जो विद्वान अपने गणपति चंद्र गुप्त है, वो भी जितने हिंदी के विद्वान उन्होंने अपने क्या विचार दिए वो विचार बताऊंगा। और जो आए क्वेश्चन उनसे और थोड़ा बहुत प्रेमचंद जी के बारे में बता करके हम 2 क्लास में कफन कहानी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा समय न गंवाते हुए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखो, गद्य हो चाहे पद्य हो, कोई भी रचना पढ़े उसकी पहली और अंतिम लाइन हमेशा पता होनी चाहिए आपको। तो कफन कहानी प्रेमचंद, और इसका थोड़ा सा बताऊं तो 1935 में जामिया पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, फिर 36 में चांद पत्रिका में हिंदी में हुई थी और जामिया में उर्दू पत्रिका में हुई थी। ये सारी जानकारी में अगर टाइम रहा तो आज की क्लास के अंत में या फिर कल इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और 2 क्लास में जैसे ये पूरी होगी इसके बाद में आपके कोई क्वेरी नहीं रहेगी। और जैसे मैं बताऊं या मैं अंडरलाइन करता चलूं वैसे आप लोग अंडरलाइन करते चलना, और 1 या 2 बार एक बार फिर वापस रिपीट कर लेना इसको। उसके बाद में आपको ऐसा भी एग्जाम देना, आप निराश नहीं होगे। तो वो है कि पहली लाइन अंडरलाइन करो यहाँ से कि झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, दे देगा कि ये लाइन किस रचना से उद्धृत है, तो आपको कफन प्रेमचंद लगाना होगा। और देखो इसमें पहली क्वेश्चन में अगर पहली लाइन में अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो पहले पात्र का नाम बाप पूछा है। वैसे आप लोगों को पता है बाप का नाम क्या था, घीसू, और बेटा माधव। तो पहला पात्र का नाम क्या आया, पहला पात्र आपका घीसू आया, नाम नहीं दिया लेकिन बाप का नाम आ गया। अब आप आगे चल करके पता चल जाएगा बाप क्या है, कौन है। और अंदर बेटे की जवान बीवी और बेटे की यानी माधव की बीवी कौन हुई, बुधिया, प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, यानी ये सर्दी की रात में लिखी गई कहानी है। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया। वेरी मोस्ट पंक्ति है, आप लोग ये देख सकते हो, या तो शायद ये कोई सी एग्जाम में आई चुकी होगी। वेरी मोस्ट है, आप लोग इसे अंडरलाइन कर लो कि प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई है, सारा गांव अंधकार में लय हो गया है। पंक्ति किस रचना से उद्धृत है, तो आपको कफन लगानी है। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तो फिर बोलता है घीसू, तू बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता।
आगे बढ़ते हैं। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू, एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। अगर दूसरा बढ़िया क्वेश्चन बनाना चाहे तो इसमें से घीसू की विशेषता पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी घीसू की विशेषता नहीं थी। तो आप लोग इसको अंडरलाइन करते चलो घीसू की विशेषताओं को। तो पहला हो गया घीसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। और माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। अब इसको उल्टा करके भी वो दे सकता है। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी, घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। जहां जहां मैं बताऊं वहां वहां आप लोग क्या करते चलना, अंडरलाइन करते चलना। बाकी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे और इसमें एक दिन देखो तो उनका अगर ये क्वेश्चन और भी बनाना चाहे वो तो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि उनकी मजदूरी या उनका काम कैसे चलता था। तो वो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता था और बादल क्या करता था, बाजार में बेच आता था। ये भी अगर पूछे वो कभी कभार तो पूछ सकता है, इतना मोस्ट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अंडरलाइन कर लो। इसके बाद में चलते हैं। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्ति, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 फूस उखाड़ लाते और रात को चूसते। उनसे यानी गन्ने के लिए आया है। इसके बाद पढ़ते हैं। घीसू ने आकाशवर्ती से 60 साल की उम्र काट दी। तो यहाँ पूछ लेगा घीसू कितनी उम्र काट चुका है, 60 साल की। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। यानी माधव तो बाप से भी ज्यादा जोरदार आदमी था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई, यह औरत किसके लिए आया है, तो यह औरत माधव की पत्नी बुधिया के लिए आया है। यह औरत पूछ लेगा यह औरत किसके लिए आया है, तो आप लोग अंडरलाइन करके लिख लो यह औरत बुधिया के लिए आया है। तो जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील कर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगरतों का डोकच बढ़ती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए, क्योंकि अब तो इनको काम करने की भी जरूरत नहीं थी। कुछ खाने को बुधिया दे देती थी, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का पिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। तो और भी पूछे तो कोई ज्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन ओझा कितना रुपया मांगता है, 1 रुपया। क्योंकि देखो आरपीएससी को डाटा से बहुत ज्यादा प्यार है। पुराने कोई से भी आप लोग क्वेश्चन देखना, आरपीएससी डाटे वो ज्यादा पूछती है। कभी कितने साल की उम्र को पूछ लिया, कभी किसको पूछ लिया, इसलिए थोड़ा उनके अनुसार आरपीएससी के अनुसार चलेंगे। और माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। पूछ लेगा माधव को भय क्यों था, तो माधव को भय इसलिए था क्योंकि घीसू को आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा और उसमें वो और कोई ऑप्शन डाल देगा। बोला मुझे वह जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यह हूं ना, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो ये
ये कथन किसका है? घीसू बोल रहा है, उसका पिता बोल रहा है, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, साग सोट गुड़ तो तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही बुला बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए तो 9 लड़के किसके हुए? यीशु के हुए। घर में कुछ न था मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगाई दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। तो इसको आप लोग यहाँ से अंडरलाइन करो, जिस समाज में और यहाँ संपन्न तक है, क्योंकि पूछ सकता है कि निम्न पंक्तियां किस कहानी से उद्धृत है। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे यीशु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुश्ती मंडली में जा मिला था। उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियमों और नीति का पालन करता, इसीलिए जहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीम तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। तो इस गांव में ऐसा था कि किसान इतना काम करते थे फिर भी उनकी हालत घीसू और माधव से बुरी थी। इसीलिए तो इस कहानी में इस कुव्यवस्था पर भी व्यंग किया गया है। समाज की जो कुव्यवस्था थी ना उस पर भी व्यंग किया गया है। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खेरत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में की आंखों से आंसू निकल आते। तो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि उनकी आंखों में आंसू कब आते, और वो दे देगा पत्नी बुधिया के मरने पर, या उसके बीमार होने पर, या उसके कफन के पैसे न मिलने पर। तो देख लेना कि आंसू कब आते थे, जब वो गरम गरम आलू निगल जाते थे। बस इसी प्रकार से आरपीसी क्वेश्चन उठाती है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं उठाती है। ज्यादातर वो कहानियों से या इनसे डायरेक्ट डाटा लेने की कोशिश करती है। आगे बढ़ते हैं। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात की याद आई। ये भी पूछ सकता है, देखो इससे ज्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन हमने तो पढ़ा था तो आप लोगों को बता सकता हूँ कि घीसू को ठाकुर की बारात की याद कब आई, तो पूछ सकता है। जिसमें 20 साल पहले वह गया था। तो कितने साल पहले गया था वो ठाकुर की बारात में? 20 साल पहले। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। तो ये भी पूछ लेगा, तो 1-2 बार आप पढ़ोगे ना तो वैसे भी इसमें कोई अलग क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल सा, तो आप सही कर दोगे। अब प्रत्येक लाइन को तो अंडरलाइन करने में फिर वो मजा भी नहीं दे, तो पूरी कहानी याद करो। बोला वह बोझ नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूरियां खाई और असली घी की थी। देख लो विशेषता भी पूरी याद है कि चटनी रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया किसी ने पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वादिष्ट कचौरियां डाल देते हैं। मना करने की नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुत्ती, खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता।
अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको क्या सूझती है, किफायत सूझती है। और यहाँ से थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लो आप लोग। किफायत का तो समझते हो ना, बचत। जैसे आप लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ से कर लो। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। और इनको रटने मत बैठ जाना। यही कि देखो प्रत्येक बार कहानी को पढ़ना और जो अंडरलाइन करे उसको 2 बार पढ़ लेना। फिर 1-2 बार पढ़ने के बाद में एक बार केवल जिन चीजों को अंडरलाइन करे उन्हीं को पढ़ना, तो आपको अपने आप क्वेश्चन निकालना आ जाएगा। और जैसे हम इस कक्षा के बाद में क्वेश्चन निकालेंगे, आप लोग पढ़ करके देखना, आपको 100% क्वेश्चन आएंगे। उसमें पुराने क्वेश्चन, अपने बनाए हुए क्वेश्चन होंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। तुमने 20 एक पूरियां खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। इसको भी अंडरलाइन कर लो कि जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई, यानी बुधिया की मृत्यु हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। ये देखो प्रेमचंद भाई साहब, प्रेमचंद। माधव भागा हुआ गीचू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। तो आप इसको भी थोड़ा अंडरलाइन करो। और एक चीज ये लिखो, यहाँ से अंडरलाइन करो कि पैसा किस तरह गायब था, जैसे चील के घोंसले से मांस। इसको अंडरलाइन करो। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कौन करते थे? जमींदार साहब। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर आने के लिए। पूछा, क्या है वे गिस्वा, रोता क्यों है? अब तो तुम कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, खुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। थोड़ा इसको भी अंडरलाइन कर लो कि मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। यहाँ तक जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यो तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध का या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। क्वेश्चन है भाई साहब, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर दो। जी में कुड़ते हुए कितने रुपए निकाल कर फेंके? 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द मुंह से न निकला। ये भी पूछ लेगा कभी कि सांत्वना में 2 शब्द भी कहा, एक भी शब्द नहीं निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? और फिर घीसू तो अभी जोरदार आदमी, घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था। ढिंडोरा पीट पीट करके बहुत सारे पैसे निकलवाएगा। देखो, किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए हो गए। अगला क्वेश्चन आ गया,
कि 1 घंटे में भाई के पास कितने रुपए हो गए, 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कपन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चितरा भी न मिले, उसे मरने के बाद कफन चाहिए। ये भी वास्तव में रियल है। वर्तमान में जो घटित हो रही है वो घटनाएं प्रेमचंद ने उस समय लिख दी थी। इसीलिए तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। देखो कितनी सही बात है, वर्तमान में ऐसा ही है। तो इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन पूछे तो ये बन सकता है कि ये किसने कहा। देखो ये कहा गया कि कैसा बुरा रिवाज है, यहाँ से अंडरलाइन करो। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को चितरा भी न मिला, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। ये किसका है, ये पूछ लेगा। तो ये किसका है, ये घिसू का क्वेश्चन है। लिखो लिखो, घिसू का कथन है। ये किसने कहा पूछ लेगा, तो ये घिसू ने कहा। बस इनसे ज्यादा और डीप आरपीसी नहीं पूछेगी, फिर भी हम और ज्यादा बताएंगे। मस्त रहो आप। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। ये भी किसका कथन है, ये भी अपने घिसू भैया का कथन है। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजन से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल में भी देना। इसके बाद कुछ चिकना आया, तली हुई मछलियां आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। कई कुचियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। वास्तव में सही भी है। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपए को देते, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं मिलता। वो इसको भी आप लोग क्या करो, अंडरलाइन करो। और ये पूछ लेगा कि ये किसका कथन है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है आरपीसी। आप लोगों को पुराने क्वेश्चन से जब अवगत कराऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ज्यादा कुछ नहीं है। और ये क्यों कहता है ये लिख लो आप लोग, ये कथन माधव भैया का है। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। बहुत गरीब थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। इसको भी थोड़ा अंडरलाइन कर लो। अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई थी, मतलब आधी बोतल, अभी मतलब आधी एक बोल दिया, शायद मिसप्रिंटिंग हो गई। आधी बोतल थी, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 शेर पूरियां मंगाई। पूछ लेगा ऐसे पूछ लेगा कितने शेर पूरियां मंगाई। चटनी, अचार, कलेजा, शराब खाने के सामने की दुकान थी। जहां मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ उसको पढ़ना। मैं भी वैसे बहुत ज्यादा करा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ज्यादा जोड़ोगे तो फिर और ज्यादा अंडरलाइन हो जाएगी। आप तो बस इसको सरसरी तौर से पढ़ते रहना, और जो अंडरलाइन में बता रहा हूँ उनको आप लोग बस उनको ज्यादा ध्यान रखना। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं होने दूंगा। जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में है, और कोचिंगों का नाम लेने से आज मुझे क्वेश्चन याद है। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन देखो मैं भी स्टूडेंट था और मैं भी उन्हीं जंजाल कोचिंगों के थे, उनसे निकल के आया हूँ। तो आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं भी जुड़ा हूँ। मैं उसमें एक्टिव तो नहीं रहता, लेकिन देख रहा था आज हिंदी का ग्रुप है। तो उसमें जो अपने जयपुर की मैडम है, मैडम का नाम तो नहीं बताऊंगा, शायद आधे से ज्यादा को पता होगा, जिन मैडम का हिंदी में नाम चलता है और जो
हमेशा 1012 मुझसे 800 वैकेंसियां उड़ाते हैं। उन मैडम का एक क्वेश्चन था बिहारी जी के बारे में कि कविता इनकी संगारे की है। जो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, उस कथन को वो मैडम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बता रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये जो हिंदी के डॉक्टर लगा करके यादव मैडम धुरंधर बने जाते हैं, उनको ये पता नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और बेधड़क न जाने कोर्स भेज रहे हैं और बच्चे भी न जाने अंधे होकर के बस इनकी मोटिवेशन के चक्कर में आ करके दुनिया इतनी बर्बाद हो रही कि न जानो। बस मोटिवेशन एक धक्का गाड़ी है। बच्चों हमेशा याद रखो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, कि मोटिवेशन एक धक्का गाड़ी है। मोटिवेशन कोई परमानेंट इलाज नहीं है। मोटिवेशन वो है, गाड़ी में स्टेपनी लगाते हैं हम लोग कि पंचर हो गया टायर तो उसमें स्टेपनी लगाओ, स्टेपनी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ, कुछ दूर चला सकती है, आपका टाइम निकाल सकती है, लेकिन मोटिवेशन आप लोगों को कभी पार नहीं लगा सकता। अगर मोटिवेशन लेना तो अंदर से ले, बाहर से क्यों मोटिवेशन लेते हो? लोग आप लोगों को बता रहे हमारे कोचिंग से इतने सिलेक्शन हुए, अपने के क्वेश्चन से वहां अपने नोट्स से इतने क्वेश्चन आए, अपने वो आए। अरे प्रत्यक्ष देखो या फिर मालूम, या तो खुद पढ़ करके देख लो या उनके नोट्स ले हो, खुद बाजार में हर चीज उपलब्ध है, उनसे मिलाओ और फिर विश्वास करो। बस वो कर देते हैं आकर के लगाया सेमिनार और न जाने बच्चे सब डॉक्टर साहब लगा दिया आगे तो चले दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसलिए कहते ना हमारे हिंदी के कवि कि भागे जा रहे सभी सीना फुलाए हुए, लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए हुए। ज्यादा बातें न करते हुए आगे चलते हैं और मैडम को धन्यवाद कहते हैं कि हिंदी का बहुत बड़ा सम्मान कर रही हो। अभी आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई, घीसू ने 2 शेर पूरियां मंगाई, चटनी अचार कलेजिया शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्रों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। फिर एक क्वेश्चन आ गया, पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शाम से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से ली गई है। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। किन भावनाओं में उन्होंने बहुत ही पहले जीत लिया था। देखो किन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले जीत लिया था। तो आप लोग इस पूरी लाइन को पढ़ लेना एक बार, इसको अंडरलाइन कर लो, पूरी को पढ़ना, बहुत मोस्ट पंक्ति है। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुका करके तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा डालना न चाहता था। तो ये भी पहुंच लेगा। उसने प्रश्न का उत्तर क्यों न दिया? क्योंकि वो बाधा न डालना चाहता था। जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर, ये तो पक्का है। तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का दुनिया में घास खोता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। कौन लोग देंगे? वही लोग ला के देंगे। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। यीशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ कि उसे कफन मिलेगा। तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ में आएंगे। और फिर आरपीएससी का सवाल अपने आप बता देता है कि मैं यहाँ दुबक के बैठा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, तेरा ध्यान किधर है? और तुम्हारा आरपीएससी का सवाल इधर है। ये देखो, यहाँ से जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाई देता था। इसमें से वो आगे वाली पंक्ति बहुत पंक्ति है, पूछ सकता है कि कहाँ से उद्धृत है। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। और एक क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो यहाँ से बना सकता है।
कि कहाँ के वातावरण में सुरूर था और कहाँ में अच्छा था, तो मधुशाला लिख लो, मधुशाला। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते हैं, शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते या मरते हैं, या न जीते और न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाह इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली थे, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। किसने किया अनुभव? तो माधव ने किया। यीशु ने कहा, ले जा और खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोज रोज आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पेशे है। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। ये भी मोस्ट भाई क्वेश्चन है। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। पूछ भी सकता है वैसे तो कि ये कौन सी लालसा पूरी करके गई, तो खाने की। वह बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन आरपीएससी झांक रही है कि हम इसको कब पूछे, यहाँ से यहाँ तक के, और ये कौन कह रहा है, ये पूछेगा तो ये पंक्ति लेकर के पूछेगा कि ये कथन के वक्ता कौन है, और वक्ता कौन है? यीशु दादा। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है, दुख और निराश का दोहरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल करके मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार करके। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है? तो अगर ये पूछे ना कि वह रोने लगा तो बता देना माधव रोने लगा, वैसे तो तुम लगा लो इतना आप तो। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना चमकाए ठगनी। और आप लोगों को थोड़ी सी पंक्ति याद रखनी होगी। ये पंक्ति किसकी आई है? हमारे भक्ति काल के स्वर्ण भक्ति काल के जो पारस पत्थर है ना अपने कबीर जी, उनकी पंक्ति है ये। वाणी के डिक्टेटर जिन्हें कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्हीं की पंक्ति है, ठगनी नैना क्यों झमकाए ठगनी। और किसकी पंक्ति? कबीर की। पूछ ले कभी, इससे ज्यादा तो उससे मैं नहीं। पियक्कड़ों की आंख इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किया, और आखिर में नशे से मदमस्त होकर गिर पड़े। और आपको जैसा पहला बताया था कि अंतिम और पहली पंक्ति आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास भी आधे घंटे की हो गई है अपनी। और लगभग कल आधा घंटा या 20-1 मिनट की क्लास और लेंगे, जिसमें अपने 40-50 क्वेश्चन इसके कॉन्टेक्ट विषय मुख्य सारांश के रूप में अलग रखेंगे, आपके अलग अलग क्वेश्चन, और कुछ प्रेमचंद जी के बारे में बता करके, और अलग अलग विद्वानों ने कफन कहानी के बारे में क्या विचार व्यक्त किया वो बता करके इस कक्षा को पूरा करेंगे। और फिर आपको विश्वास दिलाएंगे, और इसको पढ़ा करके आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम में भेजेंगे। और शायद आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि नेट का एग्जाम आने वाला है, उसमें कफन कहानी जुड़ी हो, देखना मुझे शायद इतना याद नहीं है कि अगर कफन कहानी जुड़ी हो तो इसको पढ़ के जाना और फिर गलत करके आना क्वेश्चन आपको, फिर आकर के बताना कि ये गलत हो गया अपना। सो गलत करना आप लोग हो ही नहीं सकता। इस कहानी को इस प्रकार पढ़ने के बाद और इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन चाह कर भी गलत नहीं हो सकता। ये अपनी
विश्वास है। जैसे जिस प्रकार हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने पढ़ा, उसी निष्पक्षता सेवा के भाव से आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। और बस हिंदी माँ की सेवा करने की जो आशा थी, उसी के साथ ये क्लासेज है। कल पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे या फिर कोई और कहानी, रोज कहानी है। जो अपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जो कहानियां लगी हुई, पहले कहानियों को पढ़ते हुए फिर हम पद्य भाग में जो मीराबाई की पदावली, कबीर साहब की, सूरदास के जो पद है और भी जो अन्य लगे हुए, उनको पढ़ने के बाद हम उपन्यास की ओर बढ़ेंगे। और धीरे धीरे गद्य पद की रचना पूरी करने के बाद हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, जिसमें पहले भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और फिर व्याकरण की, या फिर आप लोगों की जैसी इच्छा होगी कि शिक्षण विधियां पढ़े, तो जिस प्रकार आप लोगों की पढ़ने की इच्छा होगी उसी प्रकार पढ़ते पढ़ते हम वो सिलेबस को पूरा करेंगे। और शायद बीच में सरस्वती माँ का आशीर्वाद हो, या आप लोग कैसे भी मानो कि अगर इंटरव्यू की डेट ज्यादा लास्ट में या पास में आ जाती है, जैसे अक्टूबर नवंबर तक आए, तो कम से कम हम 2 पार्ट जो रचना का और इसका काव्य शास्त्र का पूरा कर लेंगे। अगर जल्दी आ जाता है तो शायद बीच में थोड़े दिन क्लासेज रोकने भी पड़ जाए, या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद में, यानी 2 दिन 1 दिन में जैसे टाइम मिले वैसे क्लासेज आए। लेकिन अब की बार ये है कि आपकी क्लासेज रेगुलर आती रहेगी। और इस प्रकार अब उल्टी ओर से यानी पीछे से हम इस कोर्स को पूरा करेंगे। जैसे पूरी रचना है, जो मुख्य रचना है, मूल रचना है, तो आपको इसमें कोई भी संशय नहीं है कि कहाँ से, कोई सारांश नहीं है इसमें। अपनी ओर से हमने एक शब्द या एक अक्षर, एक वर्ण भी नहीं रखा इसमें। जब उन्हीं की ओर से यानी प्रेमचंद जी की ओर से, कथा सम्राट जो हमारे ईश्वर है, हिंदी के भगवान अपने गुरुदेव प्रेमचंद जी, उन्हीं की ओर से लिखा गया है। ज्यादा बातें न करते हुए आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसको पढ़िए। और ऑफलाइन आपके पास होना जरूरी है, प्रिंटेड रूप में या तो आप निकलाओ या पुस्तक में लेकर आओ, लेकिन आपके पास में हाथ में कफन कहानी होना जरूरी है। फिर आप लोग पढ़ो, अंडरलाइन करो, 2 बार पढ़ लेना और कोई सा भी एग्जाम देना, कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। रचनाओं के नंबर आराम से मिलते। पद्य भाग में भी आप लोग मस्त रहना, जिस प्रकार अपने क्वेश्चन चाहिए उस प्रकार आपके भी होंगे। सरस्वती माँ, गणपति जी सर कहते हैं ना कि सरस्वती माँ कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती, उसी प्रकार जितना आप लोग पढ़ोगे माँ सरस्वती आपको उससे 1% ज्यादा ही देगी। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो आप लोग इंतजार करिए कि कल दूसरा पार्ट जल्दी से जल्दी आए। दोनों पार्ट को पढ़ के बस अपनी एक ही ख्वाहिश है, अभी तक ज्यादा नहीं, कि अपने चैनल में जो 200-500 सब्सक्राइबर होने चाहिए बस वो करवाओ आप। तो उसके बाद में आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी नहीं। आप लोग तो बस 10, 2, 5, 1 बस रेगुलर पढ़ते रहो। आप लोगों को जो पढ़ाएंगे वो ऐसा पढ़ाएंगे कि उसमें कोई भी संशय नहीं होगा, ऑथेंटिक सोर्स होगा। ये नहीं कि अपनी ओर से कुछ पढ़ाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ हिंदी।